वंस द GRN इज रेज्ड, इट मीन्स कि आपके अकाउंट्स पेबल के अंदर देयर इज एन अमाउंट दैट हैज बीन पोस्टेड एज vendor purchase and amount that we owe to that vendor as accounts payable. इसका मतलब क्या है? आपके फाइनेंस और सप्लाई चेन के सिस्टम्स इंटीग्रेटेड होते हैं सच दैट जब भी सप्लाई चेन के वेयर हाउस के अंदर कोई प्रोड्यूस या कोई मर्चेंडाइज आती है, दे एंटर GRN गुड्स रिसीट नोट विच इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कि हमने सामान खरीद लिया और रिसीव भी कर लिया. इट मीन्स कि आपने 1,00,000 रुपए की जो परचेज 1,00,000 रुपए worth of stocks that you've purchased, now you're liable to pay that supplier 100,000 rupees. How does finance know? जब आपने GRN एंटर किया, GRNs generally hit the supplier ledgers in finance. अच्छा, generally GRNs जब एंटर होती हैं उससे पहले फाइनेंस वालों को कंट्रोल बिल्ड करने के लिए यू कैन गिव the right to check the invoice for price variations. कि जब भी स्टोर वाले के पास स्टॉक आता है, आप स्टॉक को एक स्टेजिंग एरिया में रखते हैं, यानी वेयर हाउस में एंटर करने से पहले एक ट्रांजिट एरिया में रखते हैं विच इज़ कॉल्ड स्टेजिंग एरिया. आप उसको काउंट करते हैं, उसका क्वालिटी चेक करते हैं और उसकी इनवॉइस फाइनेंस को दे देते हैं कि जी प्लीज़ authorize us to enter the GRN if you feel that this invoice is correct as far as the prices are concerned or whatever their parameters that you've given to the finance. फाइनेंस वाले कम्युनिकेट करते हैं कि जी ठीक है, द प्राइसेस आर करेक्ट, यू कैन एंटर. अब ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है. देयर इज़ अ चांस कि आपका वेंडर सप्लाईज लेकर आया है एंड फाइनेंस वाले 1 घंटा ले लेते हैं उसको अप्रूव करने के लिए. तो व्हाट डू यू डू? इट्स वेरी सिंपल. In order to if you're in an organized environment, आपके पास सिस्टम्स के अंदर एक अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट एग्जिस्ट करती है. सो हम अज्यूम ये कहते हैं कि आपकी 80% जो SKUs हैं देव गॉट अ फिक्स्ड प्राइस लिस्ट, यानी आपको ये पता है कि नेस्ले का पानी आपने 50 रुपए का ख़रीदना है, ग्रीन टी का साशे आपने 10 रुपए का ख़रीदना है. दीज आर डिफाइंड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स विद द सप्लायर्स के जी आप ये अगले 3 महीने तक 10 रुपए का हमें साशे डिलीवर करेंगे. सो आपने सिस्टम में क्योंकि डिफाइन कर दिया, सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा इसको 11 रुपए का खरीदने का. सो फाइनेंस को जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू कीप अ कंट्रोल, यू कैन ऑटोमेट दैट कंट्रोल. याद रखिएगा, आप अपने कंट्रोल्स को ERPs के थ्रू जितना ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपका ह्यूमन एलिमेंट रिड्यूस होगा, उतना ज़्यादा आपका प्रोसेस फ्लो तेज़ होगा, उतना ज़्यादा आपके कंट्रोल्स इंप्रूव करेंगे और मैल प्रैक्टिस के चांसेस, कलूड करने के चांसेस कम होते जाएंगे. सो हम लोगों ने प्राइसेस डिफाइन की हुई हैं, GRN वो एंटर कर रहे हैं, वो सिर्फ क्वांटिटीज एंटर करेंगे, दे कैन नॉट एंटर द प्राइसेस. सॉरी. सो इमेजिन प्राइसेस आर प्री इंस्टॉल्ड और इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है, यानी आपका एग्रीमेंट में है 50 रुपये, इनवॉइस आ जाती है 60 रुपये की. तो GRN जब भी वो करेंगे वो तो 50 रुपए की ही होगी. अब वो जब वेंडर को आप पेमेंट करेंगे तो उसके लेजर के अंदर क्योंकि 50 रुपए के हिसाब से परचेज डली हुई है, तो आप 50 रुपए के रेट के हिसाब से ही उसको पेमेंट कर रहे होंगे. वेंडर आके कहेगा कि जी मेरी तो इनवॉइस पे 60 लिखा हुआ था, तो आप उसको बोलेंगे कि जी नहीं, आपकी इनवॉइस पे आप 600 भी लिख देंगे, हमारा आपका अग्रीमेंट है, हमने 50 पे करना है, हमारे सिस्टम में एंट्री 50 के हिसाब से हुई है, विल पे यू थ्रू 50, विल पे यू अकॉर्डिंग टू द 50 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट दैट वी हैव. अनलेस यू वांट टू रेज द प्राइसेस, व्हाट यू हैव टू डू इज, क्योंकि ये फिक्स प्राइस स्केड्यूल है हमारा, तो सिंस वी आर इन अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, आपने अगर प्राइस रेज करनी थी तो यू कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑन इनवॉइस, यू हैव टू सेंड अस अ प्राइस इंक्रीज इंटीमेशन लेटर. उस इंटीमेशन लेटर के अंदर हम लोग जो प्राइस इंक्रीज है उसको XYZ अप्रूवल प्रोसेस से गुजार के अपने सिस्टम के अंदर प्राइसेस को अपडेट करेंगे, एंड देन विल अलाउ आवर वेयर हाउस डिपार्टमेंट्स टू परचेज ऑन द इंक्रीज्ड प्राइसेस. नाउ कमिंग बैक, अब अगर आप देखेंगे तो क्योंकि GRN पोस्ट हो गई, GRN पोस्ट होने से सप्लायर का नाम था फॉर एग्जांपल नेस्ले प्योर लाइफ. नेस्ले प्योर लाइफ के लेजर में 1,00,000 रुपया का स्टॉक आपने क्योंकि परचेज कर लिया. थोड़ा सा फाइनेंस की रिवीजन कर लेते हैं. व्हेन यू बाय इन्वेंटरी, इन्वेंट्री में आपकी स्टॉक्स डेबिट होते हैं और आपका
जो सप्लायर का लेजर है वो क्रेडिट होता है। सप्लायर का लेजर क्योंकि क्रेडिट नेचर का है, तो वो क्रेडिट होने का मतलब है कि उसका बैलेंस बढ़ गया, यानी अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस बढ़ गया। अब आपने उसको 1 लाख रुपए पे करने हैं, आपकी उसके साथ एग्रीमेंट में टर्म्स हैं 10 डेज़ की, 15 डेज़ की, 30 डेज़ की या कैश की, वट एवर द टर्म्स दैट यू हैव, आपने उस साइकिल के हिसाब से फाइनेंस ने पेमेंट करनी है। बट पेमेंट्स करने से पहले इज वन लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड क्रेडिट एजिंग, सप्लायर क्रेडिट एजिंग। जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स या हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स से मर्चेंडाइज आ रही होती है, यू कैन नॉट रिमेंबर कि आपने किस वेंडर से कितनी देर में की कमिटमेंट की हुई है, और आप यानी आपके पास खाली नेस्ले का परचेज ऑर्डर तो नहीं पोस्ट हो रहा होगा, देयर इज लाइक 100 परचेज ऑर्डर्स। तो व्हाट यू डू इज कि आप पेमेंट पॉलिसी को सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आप सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं कि जब भी पेमेंट जीआरएन होगी 15 डेज बाद उसकी पेमेंट्स ड्यू हो जाएंगी। इमेजिन ऑल योर वेंडर्स हैव द सेम पॉलिसी, जस्ट हाइपोथेटिकली फॉर टू मेक इट ईजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। इमेजिन सबके साथ सेम पेमेंट पॉलिसी है विच इज़ 15 डेज। अब अगर आपने किसी एक दिन बैठ के देखना है कि आज के दिन मैंने किस किस को पे करना है, तो आप अपनी क्रेडिट एजिंग रिपोर्ट निकालेंगे। क्रेडिट एजिंग रिपोर्ट का क्या मतलब है कि आपके पास जो भी क्रेडिट है, 100 परचेजेस की 100 इनवॉइसेस आपने डाली हुई हैं, तो 100 क्रेडिट के बिल्स हैं आपके पास, उनकी एज क्या हो गई है। बिल नंबर 1 2 दिन पुराना, बिल नंबर 2 15 दिन पुराना, बिल नंबर 3 21 दिन पुराना। आप फिल्टर करते हैं कि ऑल दोज इनवॉइसेस दैट आर 15 डेज एंड अबव ओल्ड, उनकी क्रेडिट एजिंग 15 या उससे ज़्यादा की हो चुकी हुई है, सिर्फ वो इनवॉइसेस मेरे सामने आ जाए, मैं उनको आज पे करना चाहता हूँ। करेक्ट? सो दैट्स अ सिंपलर वे टू लुक एट इट। बट देन देर आर कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज इज वेल। उसमें we can deep dive later or you can do research. We won't have time to go into that. फर्ज करें आपके पास सिस्टम ही नहीं है, ERP ही नहीं है, हाउ डू यू मैनेज? आपके पास मैनुअल खाता है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेल पे या रजिस्टर पे आज 1 तारीख को आपने परचेज किया और आपको पता है आपने 15 को पे करना है, तो आप पूरे रजिस्टर पे, फर्ज करें नवंबर का महीना है, 1 2 3 4 5 6 अप टिल 30 आपने डेट्स डाल के एक एक सफ़ा एलोकेट कर दिया फॉर वन डेट। सो आज फर्स्ट है, आपने 15 तारीख को इस बिल को पे करना है। अब 15 तारीख का सफ़ा खोलते हैं, उसमें एक एंट्री कर देते हैं, इनवॉइस वहाँ अटैच कर देते हैं कि जी 15 तारीख जब आएगी मैं इस सफ़े पे जो जो इनवॉइसेस लिखी हुई होंगी मैं उनको पे कर दूंगा, और इनवॉइसेस साथ अटैच हुई हुई है। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू गाइज इफ़ यूर इन पाकिस्तान कि जब आप ERP इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, इन द इनिशियल स्टेजेस एटलीस्ट आप अपने मैनुअल प्रोसीजर को साथ साथ चलाएं। बिल्ड अ मैनुअल खाता सेपरेटली। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही एक अकाउंटेंट रखेंगे, साथ साथ एक मुंशी भी रखें जो मैनुअल खाते आपके चलाए, बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस। देयर इज मैल प्रैक्टिस, देयर इज रिकन्सिलिएशन एरर्स। जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर को, तो अक्सर एंट्रीज मिस हो जाएंगी, प्रोसेस फ्लो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए होंगे, वेंडर्स के लेजर्स में मिस्टेक्स होंगी। सो जब तक आप अपने ERP को मैच्योर नहीं कर लेते, आई वुड रिकमेंड दैट यू गो फॉर manual ledger, so at the end of the week before you guys pay you can reconcile your manual ledgers with your system ledgers. So procure to pay के अंदर आपकी complete cycle, let me just recap again, demand, purchase, demand versus purchase की variance इस point पे आपने निकाल ली, purchase, then GRN, purchase sorry PO versus GRN, PO के बाद GRN का step आता है, PO versus GRN की आपने variance निकाल दी, and GRN to payment. सो दिस इज़ द प्रोक्योर टू पे साइकिल। इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, फाइनेंस वाले को आपने कंट्रोल दिया हुआ है कि आप फिक्स्ड प्राइसेस के हिसाब से एज पर कॉन्ट्रैक्ट्स आप अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी परचेज ऑर्डर को, या आपने सिस्टम में उस पॉलिसी को ऑटोमेट कर दिया, सिस्टम आपको GRN एंटर ही नहीं करने देगा बाय डिफ़ॉल्ट। फ़र्ज़ करें कि आपके पास कमोडिटीज़ हैं, तो आपने फाइनेंस वाले को प्राइस की वेरिएंस दे दी कि 5% प्लस या माइनस की मैं आपको इजाज़त देता हूँ, दैट यू कैन टेक द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग दैट PO। बट देन देयर इज़ अनदर केस, वन आउटलायर, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप उसकी पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, कमोडिटी है तो एटलीस्ट प्राइस की वेरिएंस की पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी भी तो चीज़ें होंगी जो आप रेगुलरली नहीं ख़रीदते,
सो फॉर एग्जांपल एक बिजनेस आप चला रहे हैं जिसमें आप कपड़ा बनाते हैं और बेचते हैं। आप हर हफ्ते धागा खरीदते हैं, सुई खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, लेबर आवर्स खरीदते हैं, बट जो सुइंग मशीन है वो आप साल में शायद एक दफ़ा खरीदते हैं। दीज आर नॉट रेगुलर परचेजेस। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर यू डोंट नीड एग्रीमेंट्स विद द सप्लायर्स, और सप्लायर्स भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपके साथ एग्रीमेंट्स करने में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। बट if you're not purchasing that product or merchandise every single day or every single week or on any regular interval in good quantities, the supplier would not be interested in doing any agreements with you। वो ये आपको बोलेगा कि जब आपको 4 पीस साल में एक दफ़ा चाहिए होंगे आप उससे रेट ले लीजिएगा। इसको कहते हैं कि आप मल्टीपल कोटेशंस के इस प्रॉब्लम को आप मल्टीपल कोटेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। सो अ फाइनेंस डिपार्टमेंट सेज कि यार आपने जब भी सप्लाई चेन वालों को इस तरह की वन ऑफ परचेजेस होती हैं, सो व्हाट यू डू इज दैट यू गेट मी, सो उसमें जो भी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है जिसने सिलाई मशीन चलानी है, या फैक्ट्री का मैनेजर है या फ्लोर मैनेजर है, आप उसके साथ एक पैरामीटर ये तो डिफाइन कर सकते हैं कि उस सिलाई मशीन के अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसका साइज़ होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, उसकी बिजली की कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए, उसकी XYZ स्पेसिफिकेशंस आपने डिफाइन कर ली, राइट। एज अ पॉलिसी वो तो आप बना सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जब भी आप परचेज करें तो एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट परचेज हो। आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे सिंगर की सुइंग मशीन चाहिए या XYZ कंपनी की सुइंग मशीन चाहिए, बिकॉज ये हमारे स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं। बट क्योंकि आपके पास 4 अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, तो आप सप्लाई चेन को ये कहते हैं कि जब भी वन ऑफ परचेज आपने करनी है, यू गेट मी 3 मिनिमम कोटेशंस दैट स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। आप मुझे 3 कोटेशंस दें। सिंगर वाले क्या कोटेशन दे रहे हैं, XYZ क्या कोटेशन दे रहा है, ABC क्या कोटेशन दे रहा है। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि एक ही ब्रांड है सिंगर और 4 वेंडर्स उस सिंगर को सप्लाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जी चारों वेंडर्स से मुझे कोट चाहिए, एक 1000 रुपये की दे रहा है, एक 900 की, एक 800 की, एक 700 की। आई वॉन्ट टू बाय 700 वाली प्रोडक्ट बिकॉज इट कॉस्ट मी लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी if the quality of all 4 of the vendors is same। तो आप लोएस्ट प्राइस वाले को सिलेक्ट करेंगे। फर्ज करें कि लोएस्ट प्राइस वाले को आपने सिलेक्ट कर दिया। कोई ऐसी प्रोडक्ट थी जिसमें आपने कहा कि जी मुझे वाटर का टैंक चाहिए, तो इसमें कोई इट्स लाइक कमोडिटाइज प्रोडक्ट और उसमें कोई स्टैंडर्डाइज वेंडर्स भी नहीं है हमारे पास। XYZ लोग बनाते हैं बट कभी उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। सो वेंडर्स डोंट हैव स्टैंडर्ड क्वालिटीज़। तो आप कहते हैं कि यार ठीक है, आपने चीपेस्ट प्रोडक्ट खरीदना है लेकिन क्वालिटी का पैरामीटर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सो प्रॉबेबली आपका फाइनेंस वाला कहेगा कि जी मुझे चीपेस्ट प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि उसका KPI ये है कि मुझे कम से कम बजट के अंदर प्रोडक्ट खरीदनी है। बट आपका ऑपरेशंस वाला या प्रोडक्ट मैनेजर या फैसिलिटी मैनेजर कहेगा कि जो चीज़ आप 700 रुपये की खरीद रहे हैं दैट इज़ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आप मुझे काइंडली सेकेंड चीपेस्ट प्रोडक्ट खरीदें, उससे हमारा क्वालिटी का पैरामीटर था। अब इनका ये आर्ग्यूमेंट होगा, बोथ ऑफ देम आर ओनर्स ऑफ देयर ओन फंक्शंस। इसको क्वालिटी पूरी करनी है, इसको प्राइस मिनिमम में खरीदना है। जब ये आपस में आर्ग्यू करेंगे तो देयर इज दिस वन पर्सन हु इज प्रोबेबली द CEO हु इज गोना रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। इन एनी सच कॉन्फ्लिक्ट आप सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की रेजोल्यूशन जो है वो इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, अगर CEO है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या जनरल मैनेजर है, whoever is responsible to solve problems between the cross functions, उस बंदे को आप अथॉरिटी देते हैं कि you make your sense check। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंस चेक है एक प्रोसेस से गुजर रहा है। देयर इज सम SKUs जो कि फिक्स प्राइस पे आप खरीद रहे हैं, देयर सम SKUs जो कि आपने प्राइस वेरिएंस दे दी हुई है बट स्टिल प्रोडक्ट एंड वेंडर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड। देन देयर इज फ्यू प्रोडक्ट्स जो कि आप कोटेशन पे खरीदें बिकॉज दोज आर वन ऑफ प्रोडक्ट्स बट स्टिल you've got vendors, all of the vendors who are supplying the same quality, तो सिर्फ आप प्राइस पे बहस करें। और फिर आखिरी चीज आ जाती है वो सेंस चेक जिसके अंदर क्वालिटी भी वेरिएबल है और प्राइस भी वेरिएबल है। तो जो बंदा लीड कर रहा है उन डिपार्टमेंट्स को, उसके पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका क्वांटम आपने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। फर्ज करें कि आपने ये सारी नीचे वाली पॉलिसीज डिफाइन नहीं की थी, तो एक एक परचेज ऑर्डर CEO के पास जाएगा टू साइन ऑफ। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो इस चीज़ में फंसे रहते हैं बिकॉज परचेज इज सो क्रिटिकल और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं।
You need to build these layers of policies. Unless you do that, you'll have 100 POs to sign off a day, and that will take good 3-4 hours of your time, which is the most valuable thing. The time that you have is the most valuable commodity that you have as a CEO, that you're spending on just signing off purchase orders, which is just an operational प्रोसेस जिसको आप ऑटोमेट कर सकते थे और खुद अपना टाइम ऐसी वैल्यूएबल जगह पे स्पेंड कर सकते थे, विच एड्स वैल्यू टू बिजनेस. सो प्रोक्योर टू पे, building these policies are critical to any small and medium enterprises growth. याद रखिएगा, जब आप इस प्रोक्योर टू पे की पूरे साइकिल को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ये साइकिल लोग ब्रेक करेंगे. आपने परेशान नहीं होना, साइकिल ब्रेक करेंगे. आपने फोकस उन लोगों को फायर करने पे नहीं लगाना, आपने फोकस करना है उन प्रॉब्लम्स के कंट्रोल बिल्ड करने में. याद रखिएगा, द फर्स्ट time that you're building processes, there will be people who are going to manipulate that process. You let them manipulate that process. You sit back, let them manipulate. Don't confront as a strategy. Don't confront. Just figure out, just keep a good eye on it. Figure out how they've manipulated it and build control. वो 10 नए तरीके ईजाद करेंगे चोरी के और आपको 10 चोर रास्ते बंद करने का मौका देंगे. Once you've covered all your bases, you fire all the employees who've been doing malpractice, and you set an example that anyone who does that will be taken action against. But remember, procure to pay पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये डिसीजन मेकिंग डेलीगेट करनी पड़ेगी. चोरी होते देख के आपका बहुत दिल करेगा कि मैं ये सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लूँ. दैट्स द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन डू. इट्स लाइक सेइंग कि मैंने आगे बढ़ने के बजाय मैं पीछे चलना शुरू हो गया जस्ट बिकॉज आई वाज स्केर्ड. रिमेंबर, आपने आगे बढ़ना है, एंड आगे बढ़ने का तरीकाकार यही है कि आप प्रोक्योर टू पे जब भी इंप्लीमेंट करेंगे, चोरी होगी, चोरी पे कंट्रोल बिल्ड करें अपना. ठीक है, प्रोसेस को अपने कंट्रोल में ना लीजिएगा कभी भी. राइट, सो दैट्स प्रोक्योर टू पे सेशन फॉर टुडे. इसके बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे छोटा सा मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताऊंगा, हाउ आई वांट टू डू दिस. अगेन, आई एम नॉट अ पंडित on international expansion, so whatever you listen from me, just take it with a pinch of salt. मैं करूँगा तो पता चलेगा कि वो सारी थॉट प्रोसेस ठीक थी या नहीं थी, बट आई वांट टू टेक यू थ्रू माय थॉट प्रोसेस. थैंक यू.